सो हेलो गाइस, आज अपन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर पॉवर्टी। सो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, जैसे यूपीएससी है, स्टेट बीसीएस है, बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड इन अ वेरी प्रॉपर डिटेल वे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा जाता है और एक तरीके से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी समझाने के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैप्टर की शुरुआत एक ही क्वेश्चन से करना चाहूँगा कि आपको पॉवर्टी के बारे में क्या पता है। आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि सर पॉवर्टी पॉवर्टी तो इज़ अ गरीबी गरीबी यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम नहीं होती है और वो गरीब होते हैं। सबका यही होता है कि इनकम नहीं हो पाएगी, उनके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब उनके खाने पीने का जो है वो ध्यान नहीं रख पाएंगे, वो खरीद नहीं पाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, अच्छे घर में नहीं रह पाएंगे। ये तो सबको पता है। वो एक ही एस्पेक्ट है उसका, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। किसका? फाइनेंशियल एस्पेक्ट का। लेकिन पॉवर्टी को हम बहुत सारे एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही नहीं होता है। जैसे कि सब कहते हैं भाई लैक ऑफ इनकम और मटेरियल रिसोर्सेज, द कंडीशन, ये जो कंडीशन होती है वो पॉवर्टी होती है ना। डिप्रिवेशन ऑफ डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये भी एक तरीके से हो गया। इकोनॉमिक, अब देखो इसमें देखो इकोनॉमिक जैसे कि वो हो गई, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम हो गया। सोशल, पॉलिटिकल डायमेंशंस, और भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उसके बारे में हम आगे चैप्टर में जैसे आगे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो सबको पता है कि पॉवर्टी की यहाँ लगभग जानकारी इतनी है कि हाँ गरीबी क्या होती है, तो ये तो आपको पता है। लेकिन हाउ डू वी डिफाइन इट, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक की एक परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द डेफिनेशन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है कि पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है, पॉवर्टी क्या है, इज प्रोनाउंस्ड डेप्रिवेशन इन वेलबींग। क्या है? प्रोनाउंस्ड यानी बहुत ही सघन तरीके से, यानी बहुत अत्यंत, बहुत ज़्यादा डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन का मतलब वंचन, कोई व्यक्ति वंचित है, अच्छे कपड़े पहनने से वंचित है, अच्छे लग्जरी लाइफ जीने से वंचित है। यहाँ पे लग्जरी लाइफ नहीं हो रही है, बिकॉज इंडिया इज़ इन, जो इंडिया है वो इंडिया की जो लगभग जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो लोअर मिडिल क्लास इनकम वाली पॉपुलेशन है, यानी लोअर मिडिल क्लास अपने भारत में ज़्यादा है। बट ऐसे भी लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। ये सारे जो वर्ड है, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है ना, उसके बाद लो या फिर मिडल इनकम, लो मिडल इनकम कंट्रीज़, हाई अपर मिडल इनकम कंट्रीज़, और जो रीच कंट्रीज़ है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डिप्रिवेशन। क्या है? प्रोनाउंस्ड डिप्रिवेशन, यानी अत्यधिक वंचन है लोगों का इन वेलबींग, या फिर ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग। अब वेलबींग क्या है इसको समझेंगे। वेलबींग मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन्होंने पूरा एक चार्ट दिया है ना। वेलबींग का मतलब यही नहीं होता है कि फाइनेंशियल वेलबींग, नहीं। फाइनेंशियल वेलबींग जैसे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, यानी अगर किसी व्यक्ति को बेसिक डिग्निटी के साथ, यानी मतलब बेसिक डिग्निटी का मतलब ये है कि एक ऐसा जीवन जीना है जो कि बेसिक हो, उससे नीचे गया तो इसका मतलब वो जीवन, मतलब उसमें अधूरापन है, मतलब वो किसी न किसी चीज़ से डिप्राइव्ड हो जाएगा, यानी वंचित रह जाएगा। तो हमें इस वंचन को रोकने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ बेसिक डिग्निटी के साथ जीवन को जीने के लिए ये वेलबींग है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक
तो वेलबींग कितने प्रकार की होती है? जैसे एक हो गई फाइनेंशियल वेलबींग, कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम मिल जाए तो वो गरीब व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा से निकल सकता है और वो अपनी जो बेसिक डिग्निटी की लाइफ है, यानी अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग। सेकंड जो है फिजिकल है, फिजिकल वेलबींग। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा है तो वो गरीब है ही नहीं, वो गरीब दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि फिजिकल वेलबींग। कोई व्यक्ति होगा, कोई भी हो, वो फिट रहना ही तो चाहेगा। क्या वो बीमार पड़ना चाहेगा? नहीं। वो बीमार क्यों पड़ना चाहेगा? बीमार पड़ना उसका, अगर वो बीमार पड़ गया, मान लो कोई व्यक्ति है ए नाम का, उसके सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार लाइफ जा रही है, अच्छा कमा भी रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक दिन ऐसा आया उसकी लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट आया और उसकी इनकम एकदम से गिर गई बिकॉज ऑफ उसकी हेल्थ ख़राब हो गई, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया उस व्यक्ति को। तो एकदम से उसका जो राइज हो रहा था इनकम में, वो एकदम से डाउनफॉल में चला जाएगा अगर उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं हुआ। ये बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा परिवार में कुछ हो गया, या फिर कोई सिंगल अर्निंग मेंबर था, है ना, अचानक से उसको कुछ हो गया, भगवान ना करे ऐसी कोई, मतलब ऐसी कोई कंडीशन आ गई, तो फिर उस पूरी फैमिली की जो इनकम है वो एकदम से फॉल हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो फिजिकल वेलबींग भी ज़रूरी है। हर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहेगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहेगा। थर्ड, इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग का मतलब ये कि स्ट्रेस अगर व्यक्ति में है, मान लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, डिप्रेशन में चला गया है, तो क्या वो व्यक्ति सही में अमीर है या फिर गरीब है? वो, उसके पास पैसा जरूर होगा, ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक अच्छी इनकम कमाता है वो, क्या वो अभी भी गरीब नहीं है? है, क्योंकि स्ट्रेस, अगर वो स्ट्रेस में रह रहा है, अगर वो डिप्रेशन में रह रहा है, तो इसका मतलब उसकी इमोशनल वेलबींग जो है वो डिप्राइव हो रही है उससे, है ना। फोर्थ एस्पेक्ट हम क्या कहेंगे? सोशल वेलबींग। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसके पास खूब सारा पैसा है, कुछ भी है, मैं बार बार इनकम को इसीलिए फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि अपने दिमाग में जैसे ही पॉवर्टी आती है, अपने दिमाग में यही आता है कि यार इनकम नहीं, इनकम ही एक ओनली इनकम भी एक वेलबींग का एस्पेक्ट है। सोशल वेलबींग, व्यक्ति कोई भी होगा समाज में अपना नाम बनाना चाहेगा, समाज में अपनी पहचान बनाना चाहेगा, और सभी को होता है कि यार समाज में अपनी पहचान बने, अपना नाम बने, अपनी कीर्ति हो, है ना। तो ये वेलबींग भी ज़रूरी है। और इंटेलेक्चुअल, हर कोई अपने माइंड का, अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहेगा, डेवलपमेंट करना चाहेगा, है ना, अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहेगा, ज्ञान लेना चाहेगा। खूब पैसा होने के बाद भी बहुत सारी, मतलब लग्जरी लाइफ, मतलब अच्छी खासी लाइफ जी रहा है, बट उसके पास अगर दिमाग ही नहीं है, उसके पास किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, उसको संसार में क्या हो रहा है, जीवन में क्या हो रहा है, कुछ अता पता ही नहीं है, बस अंधाधुंध पैसे, तो वो भी एक तरीके से डिप्राइवेशन ही है। उसको हम अच्छी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, वो भी डिप्राइव्ड हो गया क्योंकि उसके पास इंटेलेक्चुअल वेलबींग की उसके पास कमी है। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग में भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि व्यक्ति, हम सभी व्यक्ति हैं, हम सभी जो जीव हैं, उस जीव के पीछे का पर्पस क्या है, जीवन का पर्पस क्या है? क्या जीवन में यही चीज़ रह गई है कि उठो, खाओ, पियो और कमाओ और फिर वो बस ऐसे ही करते जाओ? यही पर्पस थोड़ी है क्या जीवन का, है ना। थोड़ा स्पिरिचुअल बात हो जाएगी ये, क्योंकि स्पिरिचुअल जो वेलबींग का ये एस्पेक्ट है ये, तो अपनी लाइफ का पर्पस भी अपने को समझ में आना चाहिए कि हाँ, मेरी लाइफ का ये पर्पस है, मुझे आगे ये टारगेट पूरा करना है, और दिमाग में शांति, माइंड अपना जो है माइंडफुलनेस होनी चाहिए, है ना। अपने जीवन को किस तरीके से जीना ये अपने को पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट एस्पेक्ट है
इन्वायरमेंटल, ये तो एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, जैसे अभी दिल्ली की बात हो गई, या भी बहुत सारे अपने देश के ऐसे बहुत सारे शहर है जिसमें पॉल्यूशन जो है वो आज सबसे बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ पिघल रही है ना, CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो अपने एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही है, जिसके कारण जो सनलाइट आती है वो तो वापस से ज़मीन पे रिफ्लेक्ट होके और वापस से हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जा ही नहीं पा रही, क्योंकि एक तरीके का हीट डोम इफेक्ट बन गया है, हीट डोम बन गया है एक तरीके से। ये जो सनलाइट है इसकी जो हीट है वो हीट अपनी जो सरफेस है, अपना जो एटमॉस्फेयर है उसी के अंदर क्या हो जा रही है, ट्रैप हो जा रही है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, नदियों में कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज। तो अगर व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन वो इन्वायरमेंटली अगर वो हेल्थ उसकी ख़राब हो रही बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, बहुत सारे वो उसके जीवन का कोई एस्पेक्ट ही नहीं रह गया उसके बाद। तो इतनी कमाई होने के बाद भाई दिल्ली में आज देख लो ऐसे हालत हो गए हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं आ रही लोगों को। क्यों? बिकॉज ऑफ अगर रोड पे बिना मास्क वगैरह के निकल गए तो आपको ऐसी बहुत सारी ये प्रोबेबिलिटी है मे बी कि आपको कोई ना कोई रेस्पिरेशन से संबंधित आपको कोई ना कोई तकलीफ हो जाए। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो है वेलबींग का वो भी एक बहुत ज़रूरी है। तो ये जो थे, ये जितने भी एस्पेक्ट थे ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए गए। तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा कि पॉवर्टी इज प्रोनाउंड डिप्रीवेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग। तो वेलबींग हमने पढ़ लिया कि क्या क्या वेलबींग है। सो नेक्स्ट हमारी जो कॉन्सेप्ट है, मेरे को पता है, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मेरे को अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बोल देना, है ना, बता देना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार इस वीडियो को वापस से देख लेना, है ना। कमेंट करके बता दोगे तो भी मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊँगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले टॉपिक पर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। सॉरी, ये तो हो गया अपने फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल, ये सारे हमने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से रीड कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाई पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल। इस टॉपिक पर आने से पहले हमें कुछ और टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार उन्हें पढ़ लें, उसके बाद ये आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आएगा। एक बार आगे के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊँगा कि व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि अगर अभी पढ़ा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक बार हम चैप्टर को कवर कर लेते हैं और फिर मैं आपको ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो होता है उसके बारे में आपको बताऊँगा। ओके, सो पॉवर्टी, अब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हम एसेस कैसे करते हैं, असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी, असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी को एसेस कैसे करें। तो सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, बहुत ही इजी है। आप बस मतलब इतना शानदार तरीके से समझा दूंगा कि आप भी बोलोगे कि सर सही में समझ में आ गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी है वो स्टैंडर्ड, मैं आपको बताऊंगा ये इस वर्ड का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट है। ये जो असेसमेंट है स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बेस्ड है। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मतलब कोई भी आपने जितने भी वेलबींग के मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए थे वेलबींग, उस वेलबींग में कितने सारे थे, फिजिकल, इन्वायरमेंटल, है ना, सोशल, इंटेलेक्चुअल, है ना, बहुत सारे एस्पेक्ट थे। तो उन एस्पेक्ट में से कोई भी एक एस्पेक्ट पढ़ लो। मान लो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पकड़ लिया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पकड़ लिया कि भाई एक ए नाम का व्यक्ति है, वो मान लो कि महीने के सिर्फ और सिर्फ
5,000 रुपये कमा रहा है। कितने? 5,000 रुपये कमा रहा है महीने के, ठीक है। लेकिन उसका जो खर्चा है एक बेसिक डिग्निटी की लाइफ जीने के लिए, एक बेसिक डिग्निटी मतलब कम से कम इतना तो आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप अपनी जो बास्केट है, बास्केट मतलब जो आपका राशन पानी वगैरह समझ रहे हो ना, कि महीने भर में जितनी भी ज़रूरत होती है अपने परिवार के लोगों की जितनी भी है ना, उन सभी की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं एक तरीके से, वो बास्केट उसको पूरा कर सके। लेकिन वो सिर्फ 5,000 कमा रहा है, लेकिन ये जो बेसिक डिग्निटी का जो बास्केट है उसका जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज़। तो फिर क्या होगा? अरे सर, इसका मतलब ये तो इतना कमा ही नहीं पा रहा, इसका मतलब ये तो हो गया डिप्राइव्ड। क्या हो गया? डिप्राइव्ड फ्रॉम विच? ये तो प्रोनाउंस डिप्राइव्ड हो गया। किससे? 5,000 इनकम है और सिर्फ बेसिक चीज़ों को, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह घर के लिए, तो बेसिक डिग्निटी की चीज़ों को लाने के लिए भी अपने को 10,000 रुपये चाहिए। तो इसका मतलब ये तो इस एस्पेक्ट पे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे क्या हो गया? पुअर हो गया, है ना। तो पुअर हो गया ना ये तो ऐसी पॉवर्टी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बेस्ड है ये। माने कोई भी एक स्टैंडर्ड ले लिया हमने, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ले लिया, मान लो कि फाइनेंशियल ले लिया, और फाइनेंशियल क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हमने उस व्यक्ति को क्या घोषित कर दिया कि भाई ये व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन आता है। आपने नाम सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल। बीपीएल का नाम सुना है? बीपीएल, है ना। तो वो ये है। तो अगर वह व्यक्ति बीपीएल में आ गया, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर जी रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हो गया। तो क्या है? फिक्स्ड नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब बताओ? नॉर्मेटिव का मतलब, नॉर्मेटिव का मतलब ये है कि एक तरीके से ओपिनियन बेस्ड है ना, कि भाई इतनी तो उसकी ज़रूरतें होगी ही, लेकिन वो कमा इतना कम रहा है तो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। तो फिक्स्ड नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड है ये, मान लिया गया है एक्सपर्ट के द्वारा। ओपिनियन बेस्ड है ये, ओपिनियन दिया गया है कि किसी ने ओपिनियन मतलब किसी ने प्रस्ताव दिया होगा, किसी ने अपना आइडिया दिया होगा, है ना। ओपिनियन दिया होगा, विचार दिया होगा कि भाई इतनी इनकम का मतलब एक लाइन बनाएंगे, और इस इनकम से अगर नीचे है किसी की इनकम तो वो पुअर होगा, वो पॉवर्टी के अंदर आएगा। तो ये फिक्स्ड नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड हो गया, वो हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। अब मिनिमम कैलोरी और एक्सपेंडिचर नॉर्म, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी आपको पता पड़ गया कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट है, और ये जो पॉवर्टी है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा एक तरीके से सजेस्ट की जाती है कि भाई इतना हम क्राइटेरिया रखेंगे, उस क्राइटेरिया के नीचे अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वो पुअर है, ठीक है। ये वो प्रोनाउंस डिप्रिवेशन को फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसी को हम नॉर्मेटिव पॉवर्टी भी कह सकते हैं, यानी ओपिनियन बेस्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है रिलेटिव पॉवर्टी। सिंपल, बहुत सिंपल। रिलेटिव पॉवर्टी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति रिलेटिव पॉवर्टी में आ रहा है वो हमेशा गरीब ही होगा, वो पुअर ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। कैसे? अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप हैं या फिर कोई भी ए व्यक्ति है, ठीक है, वो और एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। सी व्यक्ति को मैं मान लेता हूँ अंबानी फैमिली मान लेता हूँ, ठीक है। और ए व्यक्ति जो आप खुद हैं, स्वयं, सेल्फ। और बी व्यक्ति जो है वो कोई भी व्यक्ति मान लेता हूँ, मान लो उसका नाम लिया हमने रमेश, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि आपकी इनकम जो है, मैंने मान लिया कि आपकी इनकम है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ 2 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम है, ठीक है। और एक रमेश नाम का व्यक्ति है, उसकी इनकम मान लो कि उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही है पर मंथ,
ठीक है। और अंबानी जी की तो आप जानते ही हो, उनकी इनकम जो लाख में होगी ना होगी, उनकी जो होगी वो मिलियंस में, करोड़ों में होगी, है ना। तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनकम है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, आप जो हो अगर कंपेयर करो अपने आप को बी से, तो बी से तो आप क्या हो, रिच हो। बी से क्या हो आप, रिच हो ना। और सी से क्या हो, पुअर। सी से क्या हो, यानी अंबानी जी से तो आप पुअर ही हुए ना। मतलब अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए और अंबानी की जो इनकम है वो करोड़ों रुपए है ना, तो है ना, तो फिर आप पुअर ही हुए ना उनसे। तो ये कि 2 लाख रुपए, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई आंकड़ा दे दिया कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी अगर इनकम, मान लो अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई व्यक्ति उसकी अगर इनकम 1.5 लाख रुपए प्रति महीने से अगर ज़्यादा है, 1.5 लाख रुपए प्रति महीने से अगर उसकी इनकम ज़्यादा है, तो वो पुअर नहीं है, वो पुअर नहीं है, ठीक है। तो वो तो गवर्नमेंट की नज़र में तो आप पुअर भी नहीं हो, और रमेश की नज़र से, रमेश से भी आप पुअर नहीं हो, रमेश से तो रिच हो, लेकिन अंबानी जी से आप पुअर हो। क्या असलियत में आप पुअर हो, नहीं, आप रिलेटिवली पुअर हो। किससे, अंबानी जी से। और आप रिलेटिवली रिचर हो, रिच हो, किससे, रमेश से। तो रिलेटिव पॉवर्टी यही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि कंपेयर्ड विथ मीडियन और एवरेज इनकम, आप कंपेयर करोगे किसी से, अंबानी जी से कंपेयर किया तो आप अंबानी जी से तो क्या हो, रिलेटिवली पुअर हो, रिलेटिवली पुअर हो, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से रिलेटिवली पुअर हो इसका मतलब आप पुअर हो, नो। रिलेटिवली पुअर का, पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि किसी न किसी से पुअर, मान लो कि आपके पास एक कार है, और आपके दोस्त के पास जो है मान लेते हैं कि आपके पास एक नॉर्मल कार है, मान लो कि अल्टो है ना, है ना। तो आपके पास ये वाली कार है, और आपके दोस्त के पास है स्कॉर्पियो है, तो उसकी इनकम इतनी होगी, उसने स्कॉर्पियो ले ली, और आपकी इनकम जो है अल्टो है। तो आप रिलेटिवली आपके दोस्त से क्या हो गए, पुअर हो गए। लेकिन आपने कार भी ली है, तो आप गवर्नमेंट की नज़र में पुअर थोड़ी होंगे। मान लेते हैं, अब आपको ही बार बार मैं गरीब नहीं बनाऊंगा, है ना। तो मान लेते हैं कि आपके पास है फॉर्च्यूनर, ठीक है, आपके पास ये वाली कार है, और आपके दोस्त के पास अब हो गई स्कॉर्पियो, ठीक है। आपके दोस्त के पास हो गई स्कॉर्पियो, अब फॉर्च्यूनर जो है वो स्कॉर्पियो से ज़्यादा महंगी आती है, ठीक है। तो रिलेटिवली आप क्या हो गए, रिच हो गए, और रिलेटिवली आपका दोस्त क्या हो गया, वो रिलेटिवली पुअर हो गया, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव पॉवर्टी का, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी में कंपैरिजन है। क्या है, एब्सोल्यूट जो होती है वो बेसिक सर्वाइवल स्टैंडर्ड के ऊपर निर्भर करती है, कि भाई एक क्राइटेरिया बना देगी सरकार कि इस क्राइटेरिया से नीचे वाले जो हैं वो सारे के सारे गरीब हैं, है ना, पॉवर्टी लाइन के अंदर जी रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव में क्या है, एक सोशल कंपैरिजन स्टैंडर्ड होगा, सोशली आप कितने बैकवर्ड हो, है ना, सोशल कंपैरिजन, या फिर इनकम के आधार पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो, नहीं, अगर आपकी इनकम कम है तो गरीब हो। रिलेटिवली क्या है, शब्द क्या है, रिलेटिवली। एब्सोल्यूट टाइम कंपैरिजन, रिलेटिव इनइक्वालिटी मेजरमेंट होता है। ये आपको आगे पता पड़ेंगे ये टर्म, ठीक है। सो आज अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसका पार्ट 2 आपको ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच।